भगवान करे तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाए। जिस तरह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, सम्राट भी अपने बच्चे का मुंह कभी ना देख पाए। जिसकी रखेल बनने में तुम्हें गर्व महसूस होता है, वो तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर छोड़ दे। रजत आज बहुत समय बाद खुलकर रोया था। सारा जमा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह रहा था। रजत जितना गंदा बोल सकता था बोल रहा था। इस वक्त वो अपने होश में नहीं था। सब कुछ खो देने के बाद भी उसे अकल नहीं आई थी। अभी भी अपने पापों का दोष वो तानिया के सिर पर मढ़ रहा था। कुछ लोग ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरते, चाहे उनके साथ कितना ही गलत क्यों ना हो जाए। रजत का हाल भी कुछ ऐसा ही था। गोद भराई के बाद से तानिया की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी। दादी का कहना था कि उसे नज़र लग गई है। वो सम्राट की मम्मी को सुना रही थी। गोद भराई का फंक्शन सादे ढंग से भी किया जा सकता था। करीबी रिश्तेदारों के बीच दुनिया भर को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। रिश्तेदारों को बुलाया तो बुलाया, उस मोनिका और उसकी माँ को किस खुशी में बुला लिया। आजकल के ज़माने में किसी से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तेरी शोशेबाजी के कारण मेरी तानिया को नज़र लग गई। चेहरा मुरझा सा गया है बेचारी का। औरतों का एक बच्चा पैदा करने में दम निकल जाता है और वो दो दो बच्चे लिए पेट में घूम रही है। सोच वो कितनी तकलीफ़ से गुजर रही होगी। इससे पहले कि उसकी मम्मी और सास के बीच युद्ध छिड़ता, वो बीच में कूद पड़ा। दादी मम्मी ने उसकी दोबारा नज़र उतार दी है। आप चिंता मत करिए, और वैसे भी मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर दादी थोड़ी शांत हुई और उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली। सम्राट तानिया को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। सोनोग्राफी करने पर पता चला कि बच्चे पेट में नीचे की तरफ आ गए हैं। इस वजह से डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा। सम्राट को तनाव में देखकर डॉक्टर ने उसे समझाया कि प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है, घबराने की बात नहीं है। ये सुनकर वो सामान्य हो गया। घर पर तानिया की पहले से ज़्यादा देखभाल की जा रही थी। कि ख़राब तबीयत को देखकर उसकी सास को भी अंदर से महसूस होने लगा था कि कहीं तानिया को किसी की नज़र तो नहीं लग गई है। वो रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि बच्चों का जन्म ठीक से हो जाए, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। सम्राट के पापा ने बात करने के लिए फ़ोन करके उसे अपने कमरे में बुलाया। जी पापा, कहिए क्या काम था? तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है कि यहीं दिल्ली में रहने का इरादा है या फिर मनाली में? तानिया की डिलीवरी के 2 महीने बाद हम मनाली चले जाएंगे। अकेले दो दो बच्चों को संभाल लोगे? आसान नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई विकल्प भी तो नहीं है। तुम्हारी जान बड़ी मुश्किल से बची है सम्राट, हम तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ सकते। पापा, मेरा घर बड़ा होता तो मैं आपको अपने साथ चलकर रहने के लिए कहता, लेकिन फ़िलहाल ये संभव नहीं है। आप बीच बीच में बच्चों से मिलने आते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सम्राट, हम अपने पोता पोती के बिना नहीं रह सकते। हमने तानिया की प्रेगनेंसी के सफ़र को पहले दिन से देखा है। तुम्हारे बच्चों का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, फिर भी हमें उनसे गहरा लगाव हो गया है। तुम दिल्ली नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हम मनाली में हमेशा के लिए बसने को तैयार हैं। जहाँ हमारे बच्चे रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है पापा कि हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा। लेकिन अभी मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं बड़ा घर खरीद सकूं। बड़ा घर खरीदने की क्या ज़रूरत है, पुराने वाले घर में सब साथ में रहेंगे। मैंने कुछ कमरे और बनवाने के बारे में सोचा है। बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें अलग कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। पापा, तानिया से मेरे शादी करने पर आपने मुझे घर और होम स्टे से बाहर निकाल दिया था। हो सकता है कल को आगे जाकर मैंने कोई ऐसा फैसला लिया जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ और आपने मुझे फिर घर से बाहर कर दिया, तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? सम्राट, ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। उन्होंने कागजात लाकर उसके हाथ में थमा दिए। ये घर और होम स्टे के कागजात हैं, ये सब पहले से ही तेरे नाम पर कर रखा था। बस तुझे बताया नहीं था। हमें लगा था तुझे जायदाद से बेदखल करने की धमकी देंगे तो तू उसे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम हार गए बेटा और तेरा प्यार जीत गया। सम्राट को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसके बच्चों ने ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया था। वो आज पहली बार अपने पापा के गले से लगा था। बड़ा ही भावुक कर देने वाला पल था। पापा, तानिया से बात किए बिना मैं हाँ नहीं कह सकता। आखिर उस घर में उसकी बेइज्जती हुई थी, मेरी नहीं। ठीक है सम्राट, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतज़ार रहेगा। सम्राट ने जैसे ही सारी बातें तानिया को बताई, वो सोच में पड़ गई। तुमने क्या जवाब दिया सम्राट? यही कि तुमसे पूछकर बताऊंगा। तुम्हारा क्या फ़ैसला है? तुम्हारी बीमारी और ऊपर से मेरी प्रेगनेंसी, उनके सहयोग की वजह से ही आज हम दोनों साथ हैं। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वो बच्चों के दादा दादी हैं, उनके प्यार से उन्हें कैसे वंचित रख सकती हूँ?
गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। पापा का फैसला मुझे मंजूर है। ये सुनकर सम्राट का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, यूं ही हम आपके पीछे पागल नहीं हैं। आप में कुछ तो ऐसा खास है जो और लड़कियों में नहीं है। वो खास क्या है सम्राट ठाकुर? बेटा, हम मजाक कर रहे थे, तुमने गंभीरता से ले लिया। ये सुनकर तानिया का मुंह बन गया और वो उसे तकिए से मारने लगी। बड़े ही बेहुदा किस्म के इंसान हो तुम, चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को हाथों में थाम लिया। चिढ़ो मत, ध्यान से सुनो, मेरी तानिया का दिल सोने का है। उसकी डिम्पल वाली मुस्कुराहट मुझे पागल कर देती है और उसका मुझे बेतहाशा प्यार करना निशब्द। दोनों की प्यार भरी बातें चल ही रही थी कि सम्राट का फ़ोन बजने लगा। अनजान नंबर से फ़ोन था। वो फ़ोन सुनने के लिए बालकनी में चला गया। हेलो, कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक। मैं समझा नहीं। रजत कुमार को तो जानते ही होंगे आप। बस उसी सिलसिले में बात करनी थी। रजत का नाम सुनते ही सम्राट की आंखों में खून उतर आया। सम्राट बाहर फ़ोन पर शुभचिंतक से बात कर रहा था। अचानक से तुमने रजत का भला छोड़कर मेरा भला करने के बारे में कैसे सोचा? साहब, मेरा ईमान तो पैसा है, फिर वो चाहे रजत कुमार से मिले या फिर सम्राट ठाकुर से, क्या फ़र्क पड़ता है? रजत बेहद ही नीच किस्म का आदमी है। हमारे धंधे में ज़ुबान की कीमत होती है। वो अपनी ज़ुबान से मुकर गया है। अब तक सिर्फ आधा पैसा दिया है, पूरा पैसा देने से मना कर रहा है, ये कहकर कि जब सम्राट मरा नहीं तो पैसे किस बात के दूं? साहब, अब आप किस्मत से बच गए तो इसमें हमारा क्या कसूर? बोलो, क्या जानकारी है? मैं रजत से कभी नहीं मिला, सारी बातचीत फ़ोन पर ही होती थी। उसने मुझे आपका 2 बार एक्सीडेंट करने के लिए पैसे दिए थे और आपकी पत्नी का पीछा भी मैंने उसी के कहने पर किया था, उसे डराने के लिए। मेरे पास उसकी सारी फ़ोन रिकॉर्डिंग है। पैसा दीजिए और रिकॉर्डिंग ले लीजिए। मुझे थोड़ा समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। मैं कल आपको फ़ोन करके बताता हूँ। आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल खुद आपको इसी समय फ़ोन कर लूँगा। साहब, इसमें मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मेरा धंधा है। असली अपराधी तो रजत है, इसलिए मुझे पकड़वाने में समय बर्बाद न करके उसे सलाखों के पीछे कैसे पहुंचाना है उसमें अपना दिमाग लगाइएगा। उसके फ़ोन रखते ही उसने रोहन को फ़ोन कर दिया। फ़ोन पर बात करके अंदर आया तो तानिया ने पूछा, इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे फ़ोन पर? समय आने पर बता दूंगा इस बारे में। मुझे और सवाल नहीं चाहिए, मैं रोहन से मिलने जा रहा हूँ। खाने के लिए मेरा इंतज़ार मत करना, समय से खा लेना। तानिया परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सम्राट करने क्या वाला है। इतनी मुश्किल से तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हुआ था, वो सब कुछ बिगाड़ने पर क्यों तुला हुआ है? रोहन, सम्राट और संजय एक बार फिर से कॉफ़ी शॉप में मिले। संजय ने उनसे कहा, मैंने ऐसे ही बात निकलवाने के लिए उसे कहा कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत लग गया है। अगर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बदले में उसने कहा कि अगर सम्राट को लगता है कि उसके एक्सीडेंट के पीछे मेरा हाथ है तो उससे बोल, साबित करके दिखा। वैसे वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है। सम्राट ने उन्हें फ़ोन रिकॉर्डिंग वाली बात बता दी। ये तो अच्छी बात है सम्राट, सबूत खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है, पर वो रिकॉर्डिंग देने के 1 लाख मांग रहा है। तभी रोहन ने कहा, तूने अपनी और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की या नहीं? हाँ की है। ये बढ़िया किया, 1 लाख बहुत ज़्यादा है। कीमत कम करने की कोशिश कर, अगर ना माने तो कह देना कि तू इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ऐसे में उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। रोहन ठीक कह रहा है, रजत उसे पैसा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर तुमने भी पैसा देने से मना कर दिया तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा और मुझे नहीं लगता वो ये नुकसान उठाना चाहेगा। मैं आप दोनों की बात से सहमत हूँ। तीनों आगे की रणनीति तय करने के बाद अपने अपने घर चले गए। रोहन घर पहुँचा तो दीपिका उस पर बरस पड़ी। ये समय है घर आने का रोहन, दोस्त के चक्कर में बीवी को भूल गए हो क्या? तुम्हें पता है सुबह से मेरा उल्टिया कर करके बुरा हाल हो रखा है और तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। एक बार को ये नहीं सोचा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। सुबह से तुम्हारे साथ ही था दीपिका, तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही थी इसलिए बाहर गया था। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले बताओ तुमने कुछ खाया या नहीं? खाना बनाने की महक से ही मुझे उल्टी होने को हो रही है, मैंने कुछ बनाया नहीं। ठीक है तुम आराम करो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में वो उसके लिए पुलाव बनाकर ले आया दही के साथ। रोहन ने सॉरी कहा और उसे प्यार से खाना खिलाने लगा। दीपिका का गुस्सा शांत हो चुका था। रोहन, मुझे तुम दोनों की दोस्ती से कोई समस्या नहीं है, मुझे सम्राट और तानिया दोनों से लगाव है। उन्हें उनकी समस्याएं खुद सुलझाने दो। हर बार तुम्हें उनके निजी मामलों में कूदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी भी एक निजी ज़िंदगी है।
दीपिका, सम्राट को मैं दोस्त से ज़्यादा भाई मानता हूँ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के मसले सुलझाते आए हैं। हमारे बीच कुछ निजी नहीं है। वो मेरे लिए मेरे परिवार की तरह है। उसकी तकलीफ़ों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एक बार को सोचकर देखो, अगर सम्राट तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करती? अपने भाई को तकलीफ़ में देखकर उसका साथ देती या फिर मुँह मोड़ लेती? तुम मेरा प्यार हो दीपिका, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सम्राट का साथ देना छोड़ दूँ। मुझे पता है मुझे कब कौन से रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है। रोहन की बातों ने दीपिका को निशब्द कर दिया। सम्राट घर पहुंचा तो तानिया सो चुकी थी। उसे उसको जगाना ठीक नहीं लगा और वो भी चुपचाप सो गया। अगले दिन उसी समय पर अनजान नंबर से उसे फिर से फ़ोन आया। फ़ोन उसी शुभचिंतक का था, पर नंबर अलग था। सम्राट ने वही किया जो रोहन ने कहा था। शुभचिंतक कॉल रिकॉर्डिंग देने की ज़्यादा कीमत मांग रहा था, लेकिन सम्राट अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। ज़्यादा पैसे के चक्कर में जो मिल रहा है वो उससे भी ज़्यादा। हारकर उसने सम्राट की बात मान ली और उनके बीच डील फाइनल हो गई। रजत को जेल तक पहुंचाने के लिए ये सबूत काफ़ी था। वो चाहता तो सीधा रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस स्टेशन भी जा सकता था, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले वो एक बार उससे मिलना चाहता था। उसने संजय को फ़ोन करके रजत से मिलने का दिन और समय तय कर लिया था। दोनों ही एक दूसरे से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सम्राट आजकल काम का बहाना बनाकर बाहर काफ़ी जाने लगा था। तानिया कुछ पूछती तो एक ही जवाब मिलता, समय आने पर बता दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके रवैये से मन ही मन परेशान थी। उसे हर वक्त यही चिंता लगी रहती थी कि सम्राट कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। डिलीवरी का समय पास आ रहा था। ऐसे में खुश रहने की बजाय तनाव बढ़ता जा रहा था। रात को दोनों सोए हुए थे कि तभी तानिया की चीख से सम्राट की नींद खुल गई। देखा तो तानिया रो रही थी, बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसने उसके चेहरे से पसीना पोंछा और उसके बाल सहलाने लगा। क्या हुआ तानिया, कोई बुरा सपना देखा क्या? वो उसके सीने से लगकर रोने लगी। सम्राट, मैंने सपने में देखा कि मैं हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में लेटी हुई हूँ। होश आने पर जब मैंने नर्स से तुम्हारे और बच्चों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा बच्चों को लेकर यहाँ से चले गए हो। मैंने तुम्हें कितना फ़ोन लगाया लेकिन तुमने उठाया नहीं। मैं जब तुम्हारे घर पहुँची तो चौकीदार ने मुझे अंदर आने से रोक दिया। मैं कितना रोई गिड़गिड़ाई तुम्हारे आगे, लेकिन तुमने मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया। कहीं तुम मुझसे मेरे बच्चों को छीन तो नहीं लोगे ना? मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी सम्राट, मैं मर जाऊंगी। तानिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में? ज़रूर तुमने कोई फालतू की वेब सीरीज़ देखी होगी। ये सपना उसी का नतीजा है। तुम मेरी जान हो तानिया, फालतू की बातें सोचना बंद करो। हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, याद है ना? तानिया नहीं तो सम्राट नहीं। सम्राट तब तक उसके बालों को सहलाता रहा जब तक वो सो नहीं गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तानिया को ऐसा सपना आया तो क्यों आया, वो भी उसकी और रजत की मीटिंग से एक दिन पहले। सम्राट शाम को रजत के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी तानिया ने कहा, आज तुम बाहर जाना टाल नहीं सकते क्या? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, घबराहट सी महसूस हो रही है। आज बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, चाहते हुए भी रुक नहीं सकता। तुम कहो तो मम्मी को बोल देता हूँ तुम्हारे पास बैठने के लिए। नहीं, रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। सम्राट ने उसके लिए कमरे में नींबू पानी मंगवा लिया। ये पी लो, थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। आज थोड़ा सा संभाल लो अपने आप को। वादा करता हूँ कि कल से तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। उसने सम्राट को अपने करीब बुलाया और प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आने की कोशिश करना। तुम भी अपना ख्याल रखना। सम्राट अपनी मम्मी को तानिया का ख्याल रखने की हिदायत देकर घर से निकल गया। रास्ते से उसने रोहन और संजय को लिया और तीनों रजत के घर के लिए निकल गए। संजय के घंटी बजाते ही रजत ने दरवाज़ा खोल दिया। रजत चेहरे से बेहद शांत लग रहा था। उसने तीनों को सोफे पर बैठने के लिए कहा। रजत ने बात शुरू की, मुझे लगा था सम्राट अकेला आएगा, लेकिन ये तो अपने साथ 2 बॉडीगार्ड भी लाया है। तुम अकेले भी आ सकते थे सम्राट, इन दोनों को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम मेरे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता। वैसे तानिया कैसी है? उसकी ज़ुबान से तानिया का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, रोहन ने उसे रोक लिया। देख रजत, ये तुम दोनों का निजी मामला है। बेहतर होगा तुम दोनों इसे आपस में बैठकर आराम से सुलझाओ। बात तो तू ठीक कह रहा है संजय, चलो सम्राट अंदर चलकर बात करते हैं। रजत बहुत तेज़ था। वो जानबूझकर उसे अपने बेडरूम में ले गया। सामने की दीवार पर उसकी और तानिया की तस्वीरें लगी हुई थी।
बिस्तर की एक साइड पर उसकी साड़ी रखी हुई थी। उसकी और तानिया की तस्वीरों को देखकर सम्राट का माथा और भी गर्म हो गया। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है सम्राट? जो आज तुम्हारी बीवी है वो कभी मेरी बीवी थी। तुम सोच रहे होंगे बिस्तर पर मैंने ये साड़ी क्यों रखी हुई है। दरअसल ये साड़ी उसने हमारी सुहागरात पर पहनी थी। वो तो नहीं है साथ, बस उस रात की यादें ही हैं जिनके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। सम्राट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये फालतू की बकवास बंद करो और मेरी बात कान खोलकर सुनो। तानिया तुमसे इतनी नफरत करती है कि वो तुम्हारे ऊपर कभी थूके भी ना। ये तलाक के कागजात हैं, इन पर साइन करो और उसे इस शादी से मुक्त कर दो। ये सुनकर वो ज़ोर से हंसने लगा। इतनी आसानी से तो भगवान भी भक्त को मुक्ति प्रदान नहीं करते। फिर मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे एक दिन तानिया ने मुझे छोड़ दिया वो तुम्हें भी छोड़ देगी। वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है, उसे खुश रखना इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें तानिया के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हुए। तुमने कभी उससे प्यार किया था, वो तुम्हारी पत्नी थी। कानूनन तो वो अब भी मेरी ही पत्नी है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी पत्नी के साथ सोते हुए? घटिया तुम दोनों हो जो बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रह रहे हो। तुम्हारी शादी की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है सम्राट। जिसे तुम शादी कहते हो ना, दरअसल उसे असलियत में किसी और की बीवी के साथ अय्याशी करना कहते हैं। इसलिए घटिया तुम दोनों हो, मैं नहीं। अगर वो इतनी ही घटिया है तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देता? चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, पर मेरी एक शर्त है। क्या? 24 घंटों के लिए तानिया मुझे दे दो, जहां कहोगे वहां साइन कर दूंगा। सम्राट ने गुस्से से रजत का गला पकड़ लिया। अपनी औकात में रहे रजत, मैं तुझसे शराफत से बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बकवास करेगा और मैं चुपचाप सुन लूँगा। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो तेरी जान लेने में मैं ज़रा भी हिचकिचाऊंगा नहीं, समझा कि नहीं? इधर कमरे में माहौल गर्म था और उधर संजय और रोहन बाहर परेशान बैठे हुए थे। तभी रोहन का फ़ोन बजने लगा। देखा तो तानिया का फ़ोन था। उसका फ़ोन देखकर वो सोच में पड़ गया। हेलो रोहन, सम्राट तुम्हारे साथ है क्या? कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ या ना में जवाब देना। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। उसका ख्याल रखना, बड़ी मुश्किल से उसकी तबीयत ठीक हुई है। मैं नहीं चाहती उसके साथ दोबारा कुछ गलत हो। उसे घर जल्दी भेज देना। पता नहीं क्यों आज मेरा मन ठीक नहीं है। उसे बताना मत कि मैंने फ़ोन किया था। आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। तानिया से बात करके रोहन भावुक हो गया। क्या हुआ रोहन, किसका फ़ोन था? तानिया का फ़ोन था। सम्राट का ख्याल रखने के लिए कह रही थी, जबकि उसको पता भी नहीं है कि हम रजत के घर पर हैं। मैंने ऐसा प्यार कहीं नहीं देखा। कमाल की लड़की है तानिया। खुशकिस्मत है सम्राट जो उसे इतना प्यार करने वाली लड़की मिली। रोहन की बातें सुनकर संजय भी भावुक हो गया। रजत के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही दोनों कमरे की तरफ भागे। रोहन और संजय दोनों मिलकर रजत को सम्राट की पकड़ से छुड़वाने लगे। सम्राट छोड़ रजत को, वो मर जाएगा, छोड़ उसे। रोहन ये तानिया के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पागल के साथ तू भी अपने होश खो बैठा है क्या? इसको मारकर जेल जाने का इरादा है क्या? तू जेल चला गया तो सोच तानिया और तेरे बच्चों का क्या होगा। समझता क्यों नहीं है ये उसकी चाल है तुझे फंसाने की। सम्राट के सिर पर इस समय खून सवार था। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तानिया के शरीर और आत्मा पर रजत के दिए गए जख्म, उसे जान से मारने की कोशिश, उसका कोमा में जाना, लड़की के चक्कर में फंसाकर उसके और तानिया के बीच में तनाव पैदा करना। उसने आव देखा ना ताव, कसकर रजत के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि रजत के नाक और मुंह से खून निकलने लगा। ये थप्पड़ उन थप्पड़ों का जवाब है जो तुमने कभी तानिया को मारे थे। उम्मीद है इस थप्पड़ को खाने के बाद तुम्हें एहसास हो गया होगा कि चोट लगने पर कितनी तकलीफ होती है। जितना तुमने तानिया को दर्द दिया है ना, उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया, एक बारगी को मैं उसे भूल सकता हूँ, लेकिन जो तुमने तानिया के साथ किया है उसे नहीं। अब चुपचाप इन तलाक के कागजात पर साइन करो, नहीं तो शब्द सुनकर रजत तेश में आ गया। जो करना है कर ले, नहीं दूंगा तलाक। पुलिस वाले पर हाथ उठाता है, तुझे जेल में नहीं पहुंचवाया तो मेरा नाम भी रजत नहीं है। सम्राट ने मुस्कुराते हुए संजय से कहा, भैया जरा इसे प्यार से समझाओ, क्योंकि अगर मैंने समझाना शुरू किया तो ये मुश्किल में पड़ जाएगा। रजत, सम्राट के पास तेरी और विजय के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग गई तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बार जेल चला गया ना तो जिंदगी रहेगी हाथ में और ना ही नौकरी। रजत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बुद्ध बनकर खड़ा रहा। सम्राट ये ऐसे नहीं मानेगा, तू उसे रिकॉर्डिंग सुना। सही कह रहा है तू। रोहन जैसे ही सम्राट ने रिकॉर्डिंग सुनानी शुरू की, रजत के डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी।
ये रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन से हमेशा के लिए हटा दे, मैं इन कागजात पर साइन कर दूंगा। ले हटा दी। और कुछ अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर बोल कि मेरे पेपर साइन करने के बाद तू पुलिस में मेरी शिकायत दर्ज नहीं करेगा। सम्राट ने गुस्से से कहा, देख रजत, अगर तू साइन कर देगा तो मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा, और नहीं करेगा तो मैं घर जाने से पहले सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगा। तुझे मेरी बात पर भरोसा है तो ठीक है, वरना मैं चलता हूँ। संजय रजत को समझाने लगा, तुझे मुझ पर तो भरोसा है ना रजत, मैं गारंटी देता हूँ वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। तो तानिया को तलाक दे और उससे अपना पीछा छुड़ा। अपनी जवानी क्यों बेकार के झगड़े में बर्बाद कर रहा है। संजय की बात पर विश्वास करके रजत ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए। सम्राट रजत को उसकी ज़िंदगी से दूर रहने की चेतावनी दे संजय और रोहन के साथ वहाँ से निकल गया। सम्राट ने संजय को उसके घर के बाहर उतार दिया। शुक्रिया भैया आपकी मदद के लिए। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से कुछ तो अच्छा काम हुआ। अब तुम दोनों घर जाओ, तानिया और दीपिका तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। जी भैया। रास्ते में दोनों बात कर ही रहे थे कि रोहन का फ़ोन बजने लगा। दीपिका का फ़ोन था। उसने गुस्से से फ़ोन उठाया। कह तो दिया आ रहा हूँ, बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो। दीपिका ने पता नहीं क्या कहा। रोहन ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। सॉरी रोहन, मेरी वजह से तू आज फिर से घर देर से पहुंचेगा। इस समय तुझे दीपिका के साथ होना चाहिए था और तू यहाँ मेरी समस्याओं को सुलझाने में उलझा पड़ा है। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मेरी तो ज़िंदगी है ही ख़राब, मेरी वजह से तुम दोनों की भी हो रही है। बेकार की बातें बंद कर सम्राट, दीपिका की चिंता मत कर, वो आजकल प्रेगनेंसी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। मुझे उसे मनाना आता है। तू तानिया का ख्याल रख, उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक है। पता है जब रजत चिल्ला रहा था ना, ठीक उससे चंद सेकंड्स पहले ही तानिया का फ़ोन आया। तेरा ख्याल रखने के लिए कह रही थी, तेरे एक्सीडेंट के बाद से काफ़ी डर गई है। वो हर समय उसे तेरी ही चिंता लगी रहती है। आज सुबह से उसे घबराहट हो रही थी, मुझे जाने से मना कर रही थी। वो तुझसे बहुत प्यार करती है सम्राट। जानता हूँ। रोहन को उसके घर उतार कर वो अपने घर की तरफ मुड़ गया। घर पहुंचा तो तानिया जागी हुई थी। क्या बात है, अभी तक सोई क्यों नहीं। तबीयत तो ठीक है ना। नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सम्राट ने उसका पेट सहलाते हुए कहा, इन दो चूहों को भूख तो नहीं लगी। मेरे बच्चे चूहे नहीं शेर हैं, ठाकुरों के बच्चे हैं, खाते पीते घर के हैं, भूख तो लगेगी ही। तुम बैठो, खाना लेकर आता हूँ रसोई से। खाना खाने का मन नहीं है। आइसक्रीम खाओगी। नहीं, मैगी खाने का मन है, तुम बनाकर लाओगे मेरे लिए। सम्राट की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी मैगी बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ठीक है, मुंह मत बनाओ, मेरे पास दूध और बिस्कुट रखा हुआ है, मैं वो खा लूँगी। तुम आराम से सो जाओ, रुको लाता हूँ मैगी बनाकर। दूध बिस्कुट बाद में खा लेना। कुछ ही देर में सम्राट खाने के लिए गर्मा गर्म मैगी ले आया। इतनी सारी मैगी क्यों बना कर ले आए। 4 लोग हैं खाने वाले, हम दोनों और बच्चे। ये सुनकर तानिया हंसने लगी। 1 मिनट यूं ही हंसती रहो, तुम्हारे डिम्पल्स को चूमना है मुझे। सम्राट ने प्यार से उसके डिम्पल्स को चूमा और उसे मैगी खिलाने लगा। मुझे नहीं पता था मैगी खाना इतना रोमांटिक लगेगा। ठकुराइन, जब दिल में प्यार हो तो हर चीज़ में रोमांस नज़र आता है। अचानक से तानिया की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। ये सूजन कैसे आई तुम्हारे हाथ में। दरवाजे के बीच में हाथ आ गया था। तानिया ने फर्स्ट एड बॉक्स में से मूव निकाली और उसके हाथ पर लगाने लगी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। इतनी फिक्र क्यों करती हो मेरी। तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। ये बात भी सही है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों सो गए। वो दोनों तो चैन से सो गए थे, लेकिन रजत की आंखों से नींद कोसों दूर थी। थप्पड़ गाल पर नहीं पड़ा था, उसके वजूद पर पड़ा था। अपनी बीवी के आशिक से थप्पड़ खाने की पीड़ा उसके पौरुष को ललकार रही थी। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए दोनों को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वो चाहता तो उसी वक्त उसकी जान ले लेता, लेकिन उससे चुपचाप थप्पड़ खा लिया। उसने अपनी एक सेल्फी ली, छोटा सा वीडियो बनाया और उसी वक्त पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। रिपोर्ट लिखवानी है, हवलदार ने हंसते हुए कहा। इतनी सुबह सुबह किससे लड़ाई कर बैठा। हंसना बंद कर चुपचाप रिपोर्ट लिख। हवलदार ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। औकात में रहे अपनी। रजत ने उससे कॉलर छुड़ाते हुए अपना आई कार्ड निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। उसका आई कार्ड देखते ही हवलदार के पसीने छूटने लगे। माफ़ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। उसने फटाफट से उसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करवाया और उसकी रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी। सम्राट ठाकुर के नाम रिपोर्ट लिखनी है। उसने मेरे घर आकर मुझे जान से मारने की कोशिश की है।
आप पर हमला करने की वजह मेरी बीवी तानिया के साथ उसके नाजायज़ संबंध है। यह सुनकर हवलदार को मानो सांप सूंघ गया। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं पूछा। सुबह के 9 बज रहे थे। सम्राट और तानिया अपने कमरे में सोए हुए थे। उसके मम्मी पापा बहन और दादी हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसकी मम्मी ने मीना को आवाज़ लगाई, ज़रा देख तो मीना कौन आया है। जी मालकिन। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने पुलिस खड़ी थी। सम्राट ठाकुर को बुलाओ, उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। वो दौड़ती हुई हॉल में पहुंची। साहब पुलिस आई है, सम्राट भैया के बारे में पूछ रही है। सुबह सुबह पुलिस को दरवाजे पर देखकर सबके होश उड़ गए। रीना जल्दी से सम्राट को बुलाने उसके कमरे में चली गई और जोर जोर से उसका दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाजे की खटखटाहट से दोनों की नींद खुल गई। सम्राट चिढ़ते हुए उठा। क्या है रीना, सुबह सुबह इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों पीट रही है? भैया पुलिस आई है, आपके बारे में पूछ रही है। किसी रजत नाम के आदमी ने आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। ठीक है तू जा, मैं अभी आता हूँ। उसने जल्दी से रोहन को फ़ोन लगाया। रोहन तू संजय को लेकर जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुँच। रजत ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तानिया इस वक्त सदमे में थी। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस आंखों में आंसू लिए सम्राट को देखती रही। उसने आगे बढ़कर तानिया को गले से लगा लिया। मेरी ठकुराइन बहुत बहादुर है ना? फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे की किस्मत हैं। जितना बुरा होना था वो हो चुका है, अब सब अच्छा ही होगा। मुझ पर भरोसा रखो। बाहर आया तो देखा पुलिस उसके पापा से बात कर रही थी। सम्राट ने अपने पापा को इशारा किया कि सब ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसने बड़े आत्मविश्वास से पुलिस से कहा, चलिए सर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। रुको सम्राट, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रोहन संजय को लेकर थाने में पहुँच रहा है। संजय पुलिस में है, आप घर पर रहिए। ताने की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हुआ तो संभाल लीजिएगा। सम्राट पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां संजय और रोहन पहले से ही मौजूद थे। संजय वहां के सीनियर इंस्पेक्टर से बात कर रहा था। यादव, ये रजत झूठ बोल रहा है। मैं और मेरा साला रोहन कल उसके घर पर ही थे। उसने पहले सम्राट पर हाथ उठाया था। बड़ा ही शातिर किस्म का आदमी है रजत। मुझे तो साय को लगता है अपनी बीवी को मारता पीटता था। उसने उसे छोड़कर सम्राट से शादी कर ली। वो तलाक मांग रही है, ये दे नहीं रहा। संजय ने शुरुआत से जब इंस्पेक्टर यादव को उसकी कहानी सुनाई तो वो भी भावुक हो गए और गर्व से सम्राट की पीठ थपथपाने लगे। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं सम्राट। प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन निभाने वाले उतने ही कम। उन्होंने हवलदार को उस रिपोर्ट को खारिज करने का आदेश दिया और रजत के खिलाफ एक नई रिपोर्ट लिखने के लिए कहा। सम्राट ने रिपोर्ट में लिखवाया कि कैसे रजत ने उसे मारने की कोशिश की, मनाली में 2 बार उसका एक्सीडेंट करवाया। सारा मामला उल्टा पड़ गया था। सम्राट मुस्कुराते हुए रोहन और संजय के साथ थाने से निकल गया। पुलिस रजत के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने की तैयारी में जुट गई। पुलिस स्टेशन से निकलकर सम्राट ने संजय का शुक्रिया अदा किया। भैया, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ सच कहा है। रजत को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बाकी तुम और तानिया अपना ख्याल रखो। बच्चों के नामकरण में बुलाना मत भूलना। उसका निमंत्रण देने तो मैं बाकायदा आपके घर आऊँगा। संजय ने मुस्कुराते हुए उनको अलविदा कहा और अपनी बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल गया। सम्राट और रोहन आपस में बात कर रहे थे। सोच रहा हूँ तुझे धन्यवाद कहूँ कि नहीं। सम्राट, अगर तूने मुझे धन्यवाद कहा ना तो तू सच में आज पिट जाएगा। हम दोस्त हैं यार, हमारे बीच में इन औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं है। सम्राट की आंखों में नमी थी। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुझ जैसा दोस्त और तानिया जैसी जीवन साथी मिली। चल ज़्यादा इमोशनल मत कर, अब घर जा, तेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। दीपिका कैसी है? उसने हंसते हुए कहा। उसका और घर का तापमान नियंत्रण में, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे से गले मिले और फिर अपने अपने घर की तरफ निकल गए। सम्राट के घर में कदम रखते ही सबके मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठे। सारी सच्चाई जानने के बाद दादी और मम्मी दोनों एक साथ मिलकर रजत को कोस रही थी। तभी उसके पापा ने कहा, ताने के सामने रजत का कोई गलती से भी जिक्र नहीं करेगा। वो सम्राट की पत्नी और हमारे घर की बहू है, यही उसकी और हमारी ज़िंदगी का सत्य है। सही कहा आपने। सम्राट, जाकर उसको भी अपना चेहरा दिखा दे। तेरे जाने के बाद से उसका चेहरा एकदम उतर सा गया है। जी मम्मी। कमरे में पहुंचा तो तानिया आंखें बंद करके जाप कर रही थी। तानिया, आंखें खोलो, मैं घर वापस आ गया हूँ। जैसे ही उसने सम्राट को अपने सामने खड़े हुए देखा वो फफक फफक कर रोने लगी। तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ और तुम रो रही हो, ये क्या बात हुई तानिया? सॉरी, बड़ी देर से अपने आंसुओं को रोक कर रखा हुआ था। तुम्हें देखते ही बह निकले। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती सम्राट। तुम्हें कुछ होने के ख्याल से ही मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी।
सम्राट ने अलमारी से तलाक के कागजात लाकर उसके हाथ में थमा दिए, जिन्हें देखकर वो हैरान हो गई। ये सब कैसे किया तुमने? कल यही काम करने तो रजत के घर गया था। उसने वहाँ हुई सारी बातें तानिया को बताई। तुम इन कागजात पर साइन कर दो, फिर मैं इन्हें वकील से कहकर कोर्ट में फाइल करवा दूंगा। मनाली में हमारे साथ जो भी दुर्घटनाएं हुई, एक्सीडेंट से लेकर लड़की के चक्कर तक, उनके पीछे रजत का हाथ था। उसके खिलाफ मेरे हाथ सबूत लग गया है। अब वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। वाह, मेरा पति सिर्फ रोमांस में ही नहीं, एक्शन में भी फिल्मी है। तुम तो सच में हीरो निकले सम्राट ठाकुर। ये सुनकर सम्राट जोर से हंसने लगा। पागल हो तुम तानिया? हाँ हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे प्यार में। तानिया को 9वां महीना लग चुका था। डिलीवरी की तारीख पास आ गई थी। वो शाम से परेशान थी। उसे रह रहकर पेट में दर्द उठ रहा था। ना तो लेटते बन रहा था और ना ही बैठते। थोड़ी देर बैठती, फिर चहलकदमी करना शुरू कर देती। सम्राट से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने हॉस्पिटल ले जाने के लिए बैग भरकर तैयार रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद तानिया ने रोते हुए कहा, सम्राट हॉस्पिटल जाने का समय आ गया है। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो जल्दी से अपनी मम्मी को बताने के लिए गया। मम्मी, तानिया को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, आप तैयार हो जाइए। सम्राट और उसके मम्मी पापा तानिया को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उसकी मम्मी तानिया के बालों को सहला रही थी। बेटा, लंबी लंबी गहरी सांसें लो, सब ठीक हो जाएगा। हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। 15-20 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। तानिया दर्द से चिल्ला रही थी। उसने सम्राट का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, बच्चों ने पेट में पोटी कर दी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तानिया ऑपरेशन थिएटर में थी। उसकी सास ने उसके भाई और मम्मी को फ़ोन करके बुला लिया था। सम्राट घबराया हुआ था। वो इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था और साथ ही भगवान से तानिया और बच्चों की सलामती की प्रार्थना भी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। बहुत बहुत बधाई हो सम्राट, तानिया ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया है। उनके रूम में शिफ्ट होते ही आप उससे मिल सकते हैं। जुड़वा लड़कों की खबर सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई और सभी एक दूसरे से गले लगकर बधाई देने लगे। सबकी आंखें बच्चों को देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन सम्राट बच्चों को देखने से पहले तानिया को देखना चाहता था। तानिया के रूम में शिफ्ट होते ही सम्राट उसे देखने चला गया। वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, और मेरी ठकुराइन कैसी है? सम्राट का चेहरा देखकर वो मुस्कुरा उठी। ठकुराइन बिल्कुल ठीक है, अपने बच्चों को देखने का इंतजार कर रही है। तुमने बच्चों का नाम लिया और देखो वो आ गए। दोनों की आंखें बंद थी, जैसे गहरी नींद में सोए हुए हों। ऐसा लग रहा था जैसे सामने 2 गुलाब के फूल रखे हुए हों। उनका प्यारा सा चेहरा, नन्हे नन्हे गुलाबी पाँव देखकर सम्राट और तानिया भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों नर्सों ने एक बच्चा तानिया की गोद में रख दिया और दूसरा सम्राट की। पहली बार दोनों ने इतने छोटे बच्चे को गोद में उठाया था। सम्राट थोड़ा घबराया हुआ सा था। सम्राट, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे सिस्टर ने तुम्हें पकड़ाया है उसे वैसे पकड़ कर रखो। सिस्टर, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? सर, थोड़ा सब्र रखिए, उन्होंने अभी अभी दुनिया में कदम रखा है। ये आंखें भी खोलेंगे, रोएंगे भी और आपको रात भर जगाएंगे भी। तब आप कहेंगे ये सो क्यों नहीं रहे हैं। नर्स की बातें सुनकर तानिया को हंसी आ गई और सम्राट झेंप गया। नर्स ने बारी बारी से तानिया को बच्चों को दूध पिलाने के लिए कहा। दूध पिलाने के बाद नर्स ने दोनों बच्चों को पालने में लेटा दिया। बाद में उसके सास ससुर, भाई और मम्मी बच्चों को देखने आए। सभी बच्चों को देखकर भाव विभोर हो गए। उसकी सास ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए शुक्रिया कहा। ससुर ने भी प्यार से उसे आशीर्वाद दिया। उसके भाई और मम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसकी मम्मी ने सम्राट को शुक्रिया कहा, उनकी बेटी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने के लिए। बड़ा ही भावुक कर देने वाला पल था। सारा परिवार एक साथ था। तानिया ने हमेशा से परिवार का साथ ही तो चाहा था, जो आज उसके बच्चों की बदौलत उसे मिल गया था। शाम को दादी और रीना भी हॉस्पिटल आए थे। दादी का चेहरा बच्चों को देखकर खिल उठा। उन्होंने तानिया को शुक्रिया कहा, अगर तू सम्राट की ज़िंदगी में ना आती तो हमें एक साथ 2-2 बच्चों की खुशी नसीब नहीं होती। तभी रीना ने कहा, भाभी, आपके चुन्नू मुन्नू की शक्लें इतनी एक दूसरे से मिल रही हैं कि समझ नहीं आ रहा है इसमें चुन्नू कौन है और मुन्नू कौन है। तानिया सम्राट की तरफ देखने लगी। उसने हंसते हुए कहा, एक के हाथ में चुन्नू लुक दूंगा और एक के हाथ में मुन्नू, हो गई समस्या खत्म। सम्राट का जवाब सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह रोहन और दीपिका भी मिलने आए। दोनों बहुत खुश थे सम्राट और तानिया के लिए। 2 दिन बाद तानिया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर को और उसके कमरों को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। सम्राट की मम्मी ने उनकी आरती उतारी और फिर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए घर के मंदिर में ले गई। सम्राट के दोनों बच्चों ने घर में सभी को काम पर लगा रखा था। एक के रोते ही दूसरा भी रोना शुरू कर देता था।
तानिया एक को दूध पिलाकर हटती, तब तक दूसरा भूख के मारे रोने लगता। अगर उसके मम्मी पापा साथ ना होते तो उनकी हालत तो ख़राब हो जाती। दोनों बच्चों को पालते पालते बच्चे कब 1 साल के हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। इस बीच रोहन की भी बेटी हो चुकी थी, जो हूबहू उसकी कार्बन कॉपी थी। रजत को जेल हो गई थी। उसके गिरते हुए मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। अब भगवान जाने वो सच में पागल हो गया था या फिर पागल होने का नाटक कर रहा था। जेल से ज़्यादा उसे हॉस्पिटल में आराम था। कम से कम हॉस्पिटल में सोने और खाने की व्यवस्था तो जेल से बेहतर थी। तानिया और सम्राट ने रजिस्टर्ड मैरिज कर ली थी। अब वो कानूनन उसकी पत्नी थी। बच्चों के 1 साल के होने पर वो उन्हें हनुमान मंदिर ले गए थे दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर तानिया उन पंडित जी को ढूंढ रही थी जिन्होंने उसके हाथ में दूसरी शादी और जुड़वा बच्चों का योग बताया था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। सम्राट और तानिया अपने परिवार सहित मनाली शिफ्ट हो गए थे। ना दादा दादी का दिल बच्चों के बिना लगता था और ना ही बच्चों का उनके बिना। घर में भागम भाग लगी रहती थी। बच्चे अपने दादा दादी के पास सोए हुए थे। सम्राट और तानिया अकेले अपने कमरे में बातें कर रहे थे। तानिया, कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए चलें बच्चों के साथ। बच्चों के साथ? ना बाबा ना, घर में इतना उधम मचा कर रखते हैं तो बाहर जाकर पता नहीं कितना तंग करेंगे। बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं उनके दादा दादी के पास। वैसे भी अगर बच्चों को साथ ले भी गए तो पीछे मम्मी पापा उदास हो जाएंगे। कितने दिन हो गए हैं हमें एक दूसरे के साथ शांति से निजी समय गुजारे हुए। वो तो शुक्र है मम्मी पापा साथ हैं। वो नहीं होते तो 2 बच्चों को पालने में हमारी हालत पतली हो जाती। अपने बच्चों को पालने में तुम्हारी हालत ख़राब हो गई है। क्या करूं, हैं भी तो इतने शैतान, लगता है अपनी माँ पर गए हैं। सम्राट ठाकुर, वो अपनी माँ पर नहीं बाप पर गए हैं। जब भी कोई शरारत करते हैं तो तुम्हारे मम्मी पापा गर्व से कहते हैं। शरारत के मामले में बिल्कुल अपने बाप की कार्बन कॉपियाँ अर्थव और आरव। ये सुनकर सम्राट के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा बच्चों को छोड़ो, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। माँ बाप बनने का ये मतलब नहीं कि हमारी अपनी कोई निजी ज़िंदगी नहीं है। मुझे मेरी तानिया वापस चाहिए। सेकंड हनीमून पर चलते हैं। सम्राट के बहुत मनाने पर तानिया ने हाँ कह दी और दोनों घूमने के लिए बीर बिलिंग नाम के छोटे से हिल स्टेशन के लिए निकल गए। बच्चों को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन सम्राट की खुशी के लिए उसने हाँ कह दी। बीर बिलिंग मनाली से 156 किलोमीटर की दूरी पर ही था, इसलिए उन्होंने 3 दिनों के लिए यहाँ आने का फैसला किया था। रास्ते में तानिया ने कहा, मैंने पहली बार इस हिल स्टेशन का नाम सुना है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम मुझे यहाँ लेकर जा रहे हो? पहली बात, यहाँ सैलानियों की भीड़ भाड़ नहीं होती। दूसरी बात, बीर बिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पक्षी की तरह उड़ने के अपने बचपन के सपने को फिर से जीवंत कर सकते हैं। यहाँ पर चोकलिंग मठ, बीर चाय फैक्ट्री, हिरन पार्क संस्थान घूमने की अच्छी जगह हैं। यहाँ की पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग भी बहुत मशहूर है। इस बार हम दोनों यह एक्टिविटीज़ साथ करेंगे। मुझे डर लगता है सम्राट, तुम कर लेना। ठकुराइन ने पैराग्लाइडिंग नहीं की तो सम्राट ठाकुर बुरा मान जाएगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है बाबा, भगवान का नाम लेते लेते कर लूँगी। सम्राट ने हनीमून सूट बुक किया था, जिसे देखते ही तानिया की आंखें खुली की खुली रह गई। सम्राट, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तुम्हारा इरादा क्या है? बड़े नेक इरादे हैं तुम्हारे पति के, उन पर शक मत करो। बड़ा ही रोमांटिक माहौल था। कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। तानिया, आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वाह, इतने दिनों बाद गिफ्ट मिलने वाली है। उसने खुशी खुशी आंखें बंद कर ली। अपना हाथ आगे करो। लो कर दिया। वो उसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाने लगा। अपनी उंगली में हीरे की चमचमाती अंगूठी देखकर वो भाव विभोर हो गई। हीरे की अंगूठी बहुत महंगी होगी, इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? मेरी तानिया के आगे ये हीरा बहुत सस्ता है। शादी के समय मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि तुम्हें कुछ दे सकूं, लेकिन अब है। तुम्हारा सम्राट 2 होम स्टे का मालिक है। हीरे की अंगूठी तो अपनी बीवी को दे ही सकता हूँ। बहुत सुंदर अंगूठी है, मुझे पसंद आई। बीवी को इम्प्रेस कर दिया तुमने। एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। हल्के गुलाबी रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनकर दिखाओगी? सम्राट, मैं मोटी हो गई हूँ, इसमें फिट नहीं आऊँगी। तुम्हारे बारे में मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तानिया, बहाने मत बनाओ, जल्दी से पहन कर आओ। तानिया को शर्म सी महसूस हो रही थी। उसने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। वो शर्माते शर्माते बाहर आई। ओ तानिया, क्या लग रही हो? कौन कहेगा तुम्हें देखकर कि तुम 2 बच्चों की माँ हो? अब ज़्यादा तारीफ मत करो। पहले हीरे की अंगूठी, फिर यह ड्रेस, और उस पर इतनी तारीफ है। मेरा शक सच में बदलता हुआ तब्दील हो रहा है। 2 बच्चे की माँ को अपनी प्यार भरी बातों में फंसाकर बहकाना चाहते हो सम्राट ठाकुर? फिक्र मत करो, बच्चों के बाप के पास उनकी माँ को बहकाने का लाइसेंस है। ये सुनकर तानिया हंसने लगी। हम कितनी वाहियात बातें कर रहे हैं ना सम्राट। कौन कहेगा कि हम 2 बच्चों के माता पिता हैं?
आज के दिन हम सिर्फ सम्राट और तानिया उसे करीब आते हुए देख तानिया ने कहा, एक बार बच्चों को फ़ोन कर लेती हूँ। 1 घंटे पहले ही हमने बात की थी। क्या आज के दिन मुझे अपनी पत्नी वापस नहीं मिल सकती? तुम्हारा ये पागलपन मुझे अच्छा लगता है सम्राट। आज प्यार की शुरुआत तानिया ने की थी। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, दोनों की सांसें उतनी ही एक दूसरे में उलझती जा रही थी। सम्राट तानिया में ऐसे घुल गया था जैसे दोनों शरीर और आत्मा से एक ही हों। सम्राट से ही तो उपजा था तानिया का नाम। सम्राट नहीं तो तानिया नहीं। कुछ समय बाद सेकेंड हनीमून का परिणाम नजर आने लगा था। अचानक से हो रही उल्टियों ने उसे परेशान कर दिया था। ऐसे ही उसने घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। सम्राट अपना काम कर रहा था, तभी तानिया ने कहा, सम्राट ठाकुर खुश हो जाओ, तुम्हारे सेकेंड हनीमून का परिणाम पॉजिटिव आया है। मतलब तुम फिर से बाप बनने वाले हो। ये खबर सुनकर सम्राट ने तानिया को गोद में उठा लिया। वाह मेरी ठकुराइन, तुमने तो आज ठाकुर साहब को खुश कर दिया। शाम को दोनों डॉक्टर के पास गए। सोनोग्राफी देखते ही दोनों के होश उड़ गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर, आप जुड़वा बच्चों के माता पिता बनने वाले हैं। जुड़वा बच्चों की खबर सुनकर घर में एक बार फिर खुशी का माहौल छा गया था। कुछ महीने बाद तानिया ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। दोनों की शक्लें अलग अलग थी, एक सम्राट पर थी और दूसरी तानिया पर। बेटियों का नाम खुशी और मुस्कान रखा गया। पूरा घर सर्कस बन चुका था। ऐसे ही एक दिन सम्राट ने कहा, तानिया चलो 2 दिन के लिए बाहर घूमने चलते हैं। बाहर घूमने का नाम सुनते ही तानिया उसे गुस्से से घूरने लगी। तुम्हारे सेकेंड हनीमून के परिणाम ने मेरी रातों की नींद खराब कर रखी है। अब नो हनीमून। ये सुनकर सम्राट के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। द एंड।